Hello guys, मैं हूं असीम अंशु and I welcome you to DNA Academy. We will cover parthenogenesis in this video. It will be helpful for undergraduate and postgraduate students, especially in life science stream. तो चलिए शुरू करते हैं parthenogenesis. Parthenogenesis एक reproduction का process है which doesn't require fertilization. Normally, any kind of reproduction requires fertilization, and for the fertilization to occur, you will need मेल एंड फीमेल। पर पार्थेनोजेनेसिस में सिर्फ फीमेल ही इन्वॉल्व होती हैं, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यूजुअली मेल काउंटर पार्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रियरली मेल भी इन्वॉल्व होते हैं, बट ओनली मेल ही करेंगे। फिर या तो फीमेल करती या मेल करते। ज़्यादातर में फीमेल ही इन्वॉल्व होती हैं रिप्रोडक्शन में, मेल नहीं होते। पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मेल भी रिप्रोडक्शन करते हैं, पर उस केस में फिर फीमेल इन्वॉल्व नहीं होती है। पार्थेनोजेनेसिस सबसे पहली बार चार्ल्स बोनेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था 1745 में। जैकस लोब जो है वो सी अर्चिन और फ्रॉग एग के बीच में आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस करके दिखाया था। पिनकस ने 1936 में आर्टिफिशियली रैबिट के अंदर पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करके दिखाया था। तो जैसा मैंने बताया कि पार्थेनोजेनेसिस इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक फीमेल या मेल में से कोई एक ही इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में। बोथ आर नॉट इन्वॉल्व्ड। व्हेन बोथ आर इन्वॉल्व्ड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोज अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर पार्थेनोजेनेसिस में नहीं होता है। और पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एपोमिक्सिस का ही एक कंपोनेंट होता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है और इसके अंदर जो है वो एसेक्सुअली ही सीड्स का फॉर्मेशन होता है, और वो भी जो है मैटरनल टिश्यू, जिसको कि हम ओव्यूल भी कहते हैं, उसके द्वारा ही, उससे ही सीड्स का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो है फर्टिलाइजेशन या मायोसिस वगैरह जैसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सीधा जो है एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है। पार्थेनोजेनेसिस इज मोस्टली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स सच एज रोटिफर्स एंड आर्थ्रोपॉड्स। इसके अलावा क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स एंड एराक्निड्स जैसे कि स्पाइडर्स, माइट्स, इन सब के अंदर में भी पार्थेनोजेनेसिस होता है। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि रॉक लिजर्ड्स एंड बर्ड्स में भी पार्थेनोजेनेसिस देखा गया है। सो देयर आर two types of parthenogenesis. One is natural parthenogenesis and another is artificial parthenogenesis. Natural parthenogenesis के अंदर में 3 और सब डिविजन्स हैं, 3 सब टाइप्स हैं। एक है कंप्लीट या फिर ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा है इनकम्प्लीट या फिर साइक्लिक भी कहते हैं, थर्ड पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। इसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड्स में और डिटेल में देखेंगे। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है? कुछ एनिमल्स में पार्थेनोजेनेसिस रेगुलरली होता है, कॉन्स्टेंटली और नेचुरली होता रहता है पूरे लाइफ साइकिल के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो इस प्रोसेस को जो है हम लोग नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस मेनली 3 टाइप के हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया, कंप्लीट, इनकम्प्लीट या पीडोजेनेटिक। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर कुछ इंसेक्ट्स में सेक्सुअल फेज होते ही नहीं है और ना ही उनकी स्पीसीज में कोई मेल होता है। कहने का मतलब ये है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं, ना ही उनके सिस्टम में कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके, और ना ही मेल होते हैं जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जा सके। कहने का मतलब ये भी है कि उनकी पूरी स्पीसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही होती हैं। तो इससे होता ये है कि ये उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो अपना रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से ही करें। इसीलिए इसको ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट इज बेलोइड रोडिफर्स, जिनमें कि सिर्फ फीमेल ही होती हैं, मेल होते ही नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखें तो मोनोगोनोडोंटा रोडिफर्स जो हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑप्शन होते हैं, पर
ज्यादातर वो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। होता ये है कि फीमेल्स जो हैं, फीमेल मोनोगोनोडोंटा रोडिफर्स जो हैं, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। एट अ सर्टेन पॉपुलेशन डेंसिटी दे स्टॉप द पार्थेनोजेनेटिक प्रोसेस। जब एक सर्टेन पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाता है, उसके बाद वो सिग्नल करते हैं आपस में और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मेल्स बनाना शुरू करते हैं, ताकि जो है इन सर्टेन कंडीशन उनके पास एक ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको वो यूटिलाइज कर सके। तो उनके पास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन है वो बैकअप रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है। रोडिफर्स एंड रॉक लिजर्ड्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर द कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अगर इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस को देखें तो कुछ इंसेक्ट्स के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन, और इन्हें दोनों ही रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स का यूज करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस को साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ इंसेक्ट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन समय के साथ बदलता रहता है और दोनों ही रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स का यूज करना पड़ता है। जैसे कि कुछ मंथ्स के लिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बाकी मंथ्स के लिए ये लोग पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनको इसलिए भी करना पड़ता है ताकि अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रख सके। इनके अंदर फीमेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में हम लोग एग्जांपल्स के साथ आगे स्लाइड्स में देखेंगे। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर एफिड्स आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। एफिड्स को और हम डिटेल में देखेंगे कि पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं। एफिड्स में फीमेल्स ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही पैदा होती हैं, और ये फीमेल ज्यादातर स्प्रिंग या समर के टाइम में फर्टिलाइज्ड एग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होती हैं, और ज्यादातर मेल्स जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होते हैं। ये जो फीमेल्स हैं जो कि स्प्रिंग या समर के टाइम में फर्टिलाइज्ड एग से पैदा होती हैं यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होती हैं, वो ही लेट समर यानी कि गर्मियों के आखिरी वक्त में पार्थेनोजेनेसिस करती हैं और उस प्रोसेस से मेल्स को पैदा करती हैं। फिर जो है मेल और फीमेल जितने भी हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एग्स को फर्टिलाइज करते हैं और फिर उसको हैच करते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग सर्दियों के मौसम को यानी कि कोल्ड विंटर को सरवाइव कर लेता है, वो उन फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल्स पैदा होती हैं स्प्रिंग के टाइम में, जैसा कि मैंने पहले बताया, और फिर वही फीमेल बाद में लेट समर के वक्त पार्थेनोजेनेसिस करती हैं और फीमेल्स बना। ये इनका साइकिल इसी तरह से चलता है। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर हनी बीज जो हैं वो दूसरे सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग हनी बीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि हनी बीज कैसे पार्थेनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। हनी बी के अंदर क्वीन हनी बी और मेल हनी बी, जिसको कि हम लोग ड्रोन भी कहते हैं, only they are involved in sexual reproduction. The sperm released by drone is stored in a pouch inside queen honeybee. Queen honeybee lays fertilized egg by opening the valve to let the unutilized sperm to escape. उसके बाद जो fertilized egg है वो फीमेल में डेवलप होते हैं, और ये जो फीमेल में डेवलप होते हैं वो मोस्टली वर्कर बीज होती हैं। उनमें से कुछ खास होती हैं जो कि क्वीन बनती हैं, पर जो अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाता है, वैसे एग्स जो कि फर्टिलाइज नहीं हुए, वो एग्स जो है मेल हनी बी बन जाते हैं यानी कि ड्रोन। और जो स्पेसिफिक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर वो ये है कि ड्रोन के अंदर में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि हनी बी जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना होता है, यानी कि वो पूरी तरह से हैप्लॉइड सेल से बना होता है, और उनके स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म सेल्स जो हैं या फिर जो जर्म सेल्स हैं वो शुरू से ही हैप्लॉइड सेल्स ही होते हैं। उनके अंदर में स्पर्मेटोजेनेसिस के समय मायोसिस होने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो शुरू से ही हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे। चलिए हनी बीज के रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मेल बीज जो हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू स्पर्म सेल्स बनाते हैं। माइटोसिस से क्यों बनाते हैं? क्योंकि मेल बीज जो है वो पूरी तरह से खुद
हैप्लॉइड सेल्स से ही बने होते हैं, यानी कि उनके अंदर पूरी तरह से हैप्लॉइड सेल्स ही होते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होते हैं, जिसके कारण कि सिर्फ और सिर्फ जो क्वीन बीज हैं उनके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। तो ये पूरी तरह से ऐसे सेल्स से बने होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होता है। तो इनको जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मायोसिस के प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता। जो स्पर्म सेल्स है वो माइटोसिस के प्रोसेस से ही डेवलप होते हैं, क्योंकि ये खुद ही हैप्लॉइड है, तो स्पर्म सेल्स भी फाइनली हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो क्वीन है वो डिप्लॉइड सेल्स, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि क्वीन जो है वो फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं। वर्कर बीज एंड क्वीन बीज ये दोनों जो हैं फर्टिलाइज्ड एग से बनती, जितनी भी फीमेल बीज हैं वो फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं, तो वो डिप्लॉइड सेल्स से बने होते हैं पूरी तरह से। तो उनके अंदर जब एग सेल्स का डेवलपमेंट होगा, यानी कि oogenesis होगा, तो वो मायोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही होगा, यानी कि डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड सेल्स बनाने का जो प्रोसेस है उसको करना ही पड़ेगा, तभी जो है उनका एग सेल्स बन पाएगा। अब एग सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पोलर बॉडीज के थ्रू निकल जाते हैं। तो अगर स्पर्म सेल जो है एग सेल को फर्टिलाइज कर पाता है, तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल बनती हैं, जैसा मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन से या फर्टिलाइज्ड एग से जो है वो फीमेल ही बनेंगी सिर्फ। तो जो फीमेल बनेंगी वो डिप्लॉइड सेल्स होंगी, डिप्लॉइड सेल्स से बनी होंगी, जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म सेल से आएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्वीन बी के एग सेल से आएगा। और ये जो फीमेल बीज हैं वो या तो वर्कर बीज बनती हैं या तो फिर क्वीन बीज बनती हैं, और वो जितनी भी फीमेल्स हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, डिप्लॉइड सेल्स से बनी होती हैं। एक कंडीशन ये भी होता है, जो क्वीन बीज हैं उनके एग सेल्स अगर फर्टिलाइज ना हो तो फिर पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो मेल बीज बन जाते हैं, यानी कि ड्रोन बन जाते हैं, और वो हैप्लॉइड ही रह जाते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रह पाता है उनके अंदर। अच्छा, रोटिफर्स के एक दो एग्जांपल्स मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के लिए दिया था। इसके अलावा कुछ रोटिफर्स ऐसे भी होते हैं जो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। ये कुछ रोटिफर्स जो हैं वो दो अलग अलग तरह के एग्स को बनाते हैं। एक टाइप होता है मिक्टिक एग्स और दूसरा टाइप होता है अमिक्टिक एग्स। जो अमिक्टिक एग्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अमिक्टिक एग्स हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉइड है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि फर्टिलाइजेशन के लिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो एग सेल से आता है और दूसरा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मेल के स्पर्म सेल्स से आता है, तब दोनों मिलकर के डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। पर अगर एग सेल्स जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉइड है तो उनको फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता। राइट, इट्स सो ऑब्वियस। इसके अलावा मिक्टिक्स एग्स जो हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो हैप्लॉइड सेल्स कहने का मतलब कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर होता है। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा वो मिक्टिक एग्स का ही होगा, और जब भी मिक्टिक एग्स फर्टिलाइज होंगे तो वो मेल्स को बनाते हैं, और अगर फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो वो फिर पार्थेनोजेनेसिस उनका होता है और फिर उनसे फीमेल्स बनती हैं। वैसे तो बर्ड्स फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं, पर बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से भी रिप्रोडक्शन हो जाता है, और जब भी ये अनफर्टिलाइज्ड एग से रिप्रोडक्शन होता है तो मेल्स बनते हैं और वो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। हालांकि ये बहुत ही रेयर केस है, फिर भी ये इंटरेस्टिंग है जानना कि बर्ड्स में भी पार्थेनोजेनेसिस होता है। वास्प्स के अंदर में ये देखा गया है कि ये पाथोजेनेटिक रिप्रोडक्शन ऑल्टरनेटली करते हैं, यानी कि एक पूरा का पूरा जनरेशन या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद का जो जनरेशन है वो पूरी तरह से पाथोजेनेटिक रिप्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस चाहे वो कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट, ये मेनली दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा होता है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो है वो हैप्लॉइड सेल्स जब फर्टिलाइज नहीं होते तब वो एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, जो कि वन ऑफ द एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, वो
मेल ड्रोन बीज का था, जो कि मेल ड्रोन बीज जो हैं वो हैप्लॉइड सेल्स से पूरे बने होते हैं और वो जब बनते भी हैं तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं। एक बार फिर से हम लोग इस डायग्राम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हनी बी के अंदर में कैसे ड्रोन्स जो है हैप्लॉइड सेल्स से बन करके आते हैं, यानी कि हनी बीज के अंदर में हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कैसे काम करता है। तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो हैप्लॉइड होता है, क्वीन जो है वो डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड क्वीन जो है वो उसके अंदर में oogenesis मायोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है और उनका एग जो है वो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होता है। वहीं दूसरी ओर ड्रोन के अंदर वो ड्रोन जो है खुद पूरी तरह से हैप्लॉइड सेल से बने होते हैं, तो उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा उसमें मायोसिस प्रोसेस का यूज नहीं होगा बल्कि माइटोसिस होगा, क्योंकि वो पहले से ही हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड सेल्स से जो है कन्वर्ट होकर के वो स्पर्म सेल्स, जो कि वो भी हैप्लॉइड सेल ही होता है, उसमें कन्वर्ट होते हैं। और ये जब हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स जो हैं वो फर्टिलाइज करते हैं हैप्लॉइड एग सेल्स को, तो उस फर्टिलाइजेशन से जो फीमेल लार्वा बनती हैं वो डिप्लॉइड सेल्स हो जाते हैं और वो फीमेल जो है या तो क्वीन बनेंगी या तो फिर वर्कर बी बनेंगी। वहीं दूसरी ओर एक कंडीशन ये भी होता है कि अगर क्वीन का हैप्लॉइड एग सेल्स जो है वो अगर फर्टिलाइज नहीं होते तो फिर वो पार्थेनोजेनेसिस में चले जाते हैं और मेल लार्वा बनाते हैं और मेल लार्वा जो है वो खुद भी पूरी तरह से हैप्लॉइड होता है और उससे जो है बनता है ड्रोन हनी बी। हनी बीज के अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में, उसको भी देख लेते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर में हिम्नोप्टेरा बीज या वास्प जो है एग्जांपल्स हैं इसके। होमोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, थाइसनोप्टेरा ये सारे इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। एराक्निड्स के अंदर में टिक्स, माइट्स या कुछ स्पाइडर्स भी हैं जो कि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। रोडिफर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कंप्लीट और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में, और ये भी बताया था कि कुछ रोडिफर्स जो है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस करते हैं, तो कुछ रोडिफर्स ऐसे भी हैं जो कि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो दूसरा टाइप होता है वो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होता है या फिर थेलिटोकस पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। थेलिटोकस ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है फीमेल रिबर्थ, कभी कभी थेलिटोकी भी कहते हैं इसको। तो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉइड एग्स से होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एग सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड होते हैं, तो डिप्लॉयड होने के कारण उनका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता तो उनको पार्थेनोजेनेसिस से ही रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। एक टाइप होता है अमायोटिक पार्थेनोजेनेसिस। अमायोटिक पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो है जो oogenesis होता है, यानी कि एग सेल्स का डेवलपमेंट जो होता है वो नॉर्मल oogenesis की तरह नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर में फर्स्ट मायोटिक फेज जो होता है वो होता ही नहीं, वो सीधा सेकेंड मायोटिक फेज से ही एग का डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो जर्म सेल डिप्लॉयड होता है वो फाइनली भी डिप्लॉयड ही रह जाता है, क्योंकि उनके अंदर में फर्स्ट फेज ऑफ मायोटिक डिवीजन होता ही नहीं, जिसके कारण कि क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन नहीं होता और वो डिप्लॉयड ही रह जाते हैं। तो अगर वो डिप्लॉयड होते हैं तो उनको फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं होती, वो सीधा पार्थेनोजेनेसिस से ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग एपोमिक्टिक भी कहते हैं या फिर अमायोटिक, तो मैंने बताया ही, अमायोटिक पार्थेनोजेनेसिस या फिर एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस। अमायोटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर में एक फर्स्ट फेज ऑफ मायोसिस नहीं होता। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर वीविल्स एंड लॉन्ग हॉर्न्ड ग्रासहॉपर्स। डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो दूसरा टाइप होता है वो होता है मायोटिक पार्थेनोजेनेसिस। मायोटिक पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में जो oogenesis होता है वो नॉर्मल तरीके से ही होता है, यानी कि उनके अंदर में मायोसिस फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज नॉर्मली होता है। पर होता ये है कि या तो मायोसिस फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों होने के बाद या फिर ड्यूरिंग द मायोटिक फेजेस किसी भी दौरान में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो डबल हो जाता है। यानी कि अगर मायोसिस फर्स्ट और सेकंड फेज दोनों हो चुका है, ओटिड प्लस
पोलर बॉडीज बन चुकी हैं तो या तो वो दोनों वापस जुड़ जाते हैं जिससे कि वो डिप्लॉयड सेल बन जाता है, डिप्लॉयड ओवम बन जाता है, या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मायोटिक फर्स्ट या सेकेंड फेज जहाँ पे कि क्रोमोसोम का नंबर या तो डबल हो जाता है या तो फिर साइटोकाइनेसिस प्रॉपरली नहीं होता है, जिसके कारण कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिप्लॉयड के डिप्लॉयड ही रह जाते हैं। इन दोनों तरीकों को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे आगे। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि मायोटिक पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे मायोटिक डिप्लोसिस के बारे में, मायोटिक डिप्लोसिस दो तरीके से हो सकता है। एक होता है ऑटो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर में कि oogenesis नॉर्मल तरीके से होता है और जो आपके जर्म सेल्स हैं वो मायोटिक फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के थ्रू होते हुए फाइनली ओटेड प्लस पोलर बॉडीज बनाते हैं। पर होता क्या है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ओटिड्स एंड पोलर बॉडीज, दीज टू एंटिटीज, पोलर बॉडीज और आपके ओटिड्स हैं, वो वापस ज्वाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल। तो फाइनल ओवम जो आपका बनता है दैट विल बी डिप्लॉयड। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स जो है वो क्रस्टेशियंस में आप देख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो रेस्टिट्यूशन का है। रेस्टिट्यूशन में होता ये है कि मायोटिक फर्स्ट फेज के अंदर में साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं। तो जब साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो आपको पता है कि मायोसिस फर्स्ट फेज के अंदर में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट बनते हैं और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के से अलग होते हैं बाय द एंड ऑफ मायोसिस 1, और सेकेंड फेज में जो है सिस्टर क्रोमैटिड से अलग होते हैं। पर जब अगर साइटोकाइनेसिस बाय द एंड ऑफ मायोसिस 1 होता नहीं है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होते नहीं है और मायोसिस 2 में जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल होता है वैसे ही होता है। और फाइनली जो है जब दो सेल्स डिवाइड होते हैं, साइटोकाइनेसिस फाइनल होता है जब मायोसिस 2 में, तो दोनों सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड सेल्स रह जाते हैं, क्योंकि जो उनके डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं वो तो उनके अंदर ही रह जाते हैं, सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, जिसके कारण कि वो डिप्लॉयड के डिप्लॉयड ही रह जाते हैं। और फिर ये डिप्लॉयड एग सेल्स चाहे वो ऑटो फर्टिलाइजेशन से हो या फिर रेस्टिट्यूशन से हो, वो डिप्लॉयड एग सेल्स जो है वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू जो है फीमेल इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अलावा एक और पार्थेनोजेनेसिस होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंसेक्ट्स के जो लार्वा होते हैं वो एग्स बनाते हैं और वो एग जो है जब फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो वो उस एग का पार्थेनोजेनेसिस होता है जो कि न्यू जनरेशन ऑफ लार्वा बनाता है। इस तरह के पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर लिवर फ्लूक, जिसके अंदर में कि फर्स्ट लार्वा जो बनता है वो मिरासीडियम होता है और सेकंड लार्वा में वो स्पोरोसिस्ट बन जाता है। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि पार्थेनोजेनेसिस जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में अब तक हम लोगों ने देखा है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। इसके अलावा जो है जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर में ही ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोगों ने हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी देखा, और उसके अलावा डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर कैसे डिप्लोसिस होता है वो भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में देख लेते हैं। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो है वो नाम से ही आपको पता चलता है कि आर्टिफिशियली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो वैसे एग्स जो कि नेचुरली उनको फर्टिलाइज होना है, पर हम लोग कुछ केमिकल्स या कुछ फिजिकल मींस के द्वारा जो है कुछ उसके अंदर इंड्यूस करते हैं जिसके कारण कि वो फर्टिलाइजेशन में ना जा करके और पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन शुरू करे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर में दिखाया गया है वो नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को दिखाया गया है, जिसके अंदर में कि आप देख सकते हैं मैटरनल एग सेल है जो कि हैप्लॉइड सेल है, और फिर पैटर्नल स्पर्म सेल आता है जो कि खुद भी हैप्लॉइड सेल होता है,
और पैटर्नल स्पर्म सेल जो है वो फर्टिलाइज करता है एग को। और जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है उसके अंदर में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पैटर्नल स्पर्म सेल से आता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है मैटरनल एग सेल से आता है। और ये जो है नेचुरल मेटिंग या फिर आपके आईवीएफ मेथड से हो सकता है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से भी इसको किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नॉर्मली होता है। पर अगर हमें आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस इंट्रोड्यूस करना है तो मैटरनल एग सेल के अंदर में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ आर्टिफिशियली केमिकल या फिर फिजिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, जिसके अंदर में कि हम आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन देते हैं। और उस आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन में जो है जैसे कैल्शियम आयनोफोर, इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन, माइक्रो इंजेक्शन ऑफ कैल्शियम इनटू साइटोप्लाज्म, ये सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है इनहिबिशन ऑफ एमपीएफ या फिर साइक्लिन बी जो है वो भी करते हैं। वो हम लोग उसके लिए हम लोग साइक्लोहेक्सिमाइड को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग ब्लॉकेड ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एक्सट्रूजन, कहने का मतलब ये है कि मायोसिस सेकेंड फेज के अंदर में जब सेकेंड पोलर बॉडी बन रहा होता है तो उसको ही हम रोकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग साइटोचैलेसिन बी। हम लोग पोलर बॉडी को बनने से इसलिए भी रोकते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी को बनने से इसलिए भी रोकते हैं क्योंकि जो है हमारा एम ये होता है कि फाइनली जो ऊटिड या फिर ओवम जो है वो हैप्लॉइड सेल बनता है और हमें जो है हैप्लॉइड सेल बनने से रोकना है। हमें कोशिश ये करना है कि जो जर्म सेल डिप्लॉयड के डिप्लॉयड ही रह जाए। तो अगर जब डिप्लॉयड रह जाएगा तो फिर ही उन्हें पार्थेनोजेनेसिस करना पड़ेगा। तो कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस किया जा सकता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये हर स्पीसीज के अंदर में आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस नहीं किया जा सकता, बट आर्टिफिशियली उनके अंदर में पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस किया जा सकता है। तो उस केसेस के अंदर में हम देखते हैं कि कौन कौन से फिजिकल मीन्स हैं जिससे कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस किया जा सकता है। तो एक होता है कि जब एग को जो है हम लोग -30 डिग्री से लेकर के -10 डिग्री पे ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस किया जा सकता है वहाँ पे इंड्यूस। दूसरा तरीका होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल शॉक से भी आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट से भी आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस किया जा सकता है। और फोर्थ जो तरीका है उसके अंदर में एक को फाइन ग्लास ऑफ निडल जो है उससे हम लोग प्रिक करते हैं और उसको ग्रोथ करने के लिए छोड़ देते हैं, और वो जो ग्रोथ होगा वो पार्थेनोजेनेटिकली ग्रोथ होगा और फिर एक न्यू इंडिविजुअल में वो बन जाएगा। अच्छा, कुछ केमिकल्स भी हैं जिसमें कि जिससे कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस किया जा सकता है। उसमें से जो है एक क्लोरोफॉर्म है, फिर हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सी वाटर्स है, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं। इनको भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ एसिड्स हैं जैसे ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ओलेइक एसिड या फिर दूसरे फैटी एसिड्स होते हैं। उसके अलावा जो है फैट सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे टॉलिन है, अल्कोहल है, बेंजीन है, एसीटोन वगैरह वगैरह। इसके अलावा यूरिया और सुक्रोज को भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस के कुछ सिग्निफिकेंस भी होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है कि पार्थेनोजेनेसिस से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हनी बीज और वास्प्स के अंदर देखा था। हनी बीज में हम लोगों ने देखा था कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं, जो हैप्लॉइड हो रहते हैं, फर्टिलाइज नहीं हो पाते, और जो ओवा होता है, जो ओवम होता है, जो क्वीन का एग सेल है, वो तो हैप्लॉइड सेल ही होता है। जब उनका पार्थेनोजेनेसिस होता है और मेल बीज बनते हैं, मेल ड्रोन्स बनते हैं, हैप्लॉइड ही रह जाते हैं वो। तो और जो फर्टिलाइज होते हैं, जो एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, वो फीमेल बन जाती हैं। तो इसमें जो है सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो फीमेल बनती हैं और
जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं वो मेल ड्रोन्स में, और हम लोगों ने इनके अलावा हनी बीज के अलावा और कई सारे स्पीसीज में भी देखा है। दूसरा जो है वो पार्थेनोजेनेसिस जो है वो सपोर्ट करता है कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि पार्थेनोजेनेसिस में जैसा जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, सेम टू सेम क्रोमोसोम्स जो है वो पेरेंट से डॉटर या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन के जो स्पीसीज होते हैं उनके अंदर आ जाता है। तो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम आ जाता है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स वैसे ही रहते हैं और कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता इनके अंदर में, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, मिक्सिंग नहीं होता, तो मेटिंग होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सेम टू सेम क्रोमोसोम्स जाएंगे। और तीसरा जो है वो ये है कि बहुत सिंपल मेथड होता है, बहुत स्टेबल है, इजी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये चीज़ है। और एक चौथा नंबर ये भी है कि पार्थेनोजेनेसिस जो है वो वेरिएशन को हटा देता है। तो ये एक चीज़ है कि उनके अंदर में बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया सेम टू सेम क्रोमोसोम जो है पेरेंट टू डॉटर जनरेशन में आ जाता है, तो कोई वेरिएशन होगा ही नहीं, सेम ही रहेंगे वो। उसके अलावा जो है ये जैसा हम लोगों ने एफिड्स के बारे में बात किया था, तो उनके अंदर में जो है पार्थेनोजेनेसिस को यूज़ करके सिर्फ एफिड्स ही नहीं, और भी कई सारी स्पीसीज जो कि पार्थेनोजेनेसिस का यूज़ करती है रिप्रोडक्शन के लिए, उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए पार्थेनोजेनेसिस इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रेट से रिप्रोडक्शन करता है, और उनको जो है अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। इसके अलावा पार्थेनोजेनेसिस जो है वो पॉलीप्लाइडी भी कॉज कर सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में, यानी कि जो नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वन सेट ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा जो है पार्थेनोजेनेसिस जो है वो किसी खास तरह के म्यूटेशन को इनकरेज करता है, मतलब कि वो रिटेन कर लेता है वैसे म्यूटेशंस को जो उनके लिए एडवांटेजियस होता है, और वैसे म्यूटेशंस जो कि उनके लिए एडवांटेजियस नहीं होता है उनको वो डिस्कार्ड भी कर देता है या फिर एलिमिनेट कर देता है। और इसके अलावा जो है पार्थेनोजेनेसिस का ये भी फ़ायदा होता है उनके उन ऑर्गेनिजम्स के लिए कि उनको जो है मेटिंग के लिए जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा जो है जो रेस के अंदर में स्टेरिलिटी अगर हो सकती है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में अगर स्टेरिलिटी हो जाती है तो रिप्रोडक्शन धीमा होने लगता है। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर में जो है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोजेनेसिस के बीच में जो है डिफरेंस बताया गया है, और ये दोनों जो है जैसा मैं पहले भी बता रहा था आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में, कि शार्क के अंदर में पार्थेनोजेनेसिस करके दिखाया गया है, उनके अंदर में आर्टिफिशियली भी पार्थेनोजेनेसिस होता है, जो कि बहुत कम यूज़ करते हैं या फिर ना के बराबर यूज़ करते हैं, पर हम लोग आर्टिफिशियली किया जा सकता है। तो इसमें दिखाया गया है कि नॉर्मल कंडीशन में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो कैसे करते हैं, और पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू जो है वो कैसे करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स जो होते हैं, जब उनका जब oogenesis होता है तो फाइनली जो है पोलर बॉडीज बनती है, पोलर बॉडीज थ्री पोलर बॉडीज बनती हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो ऊटिड बनता है, जो फिर मच्योर होकर के ओवा बनता है। वो फाइनल जो होता है एक सेल होता है, उसको जो है स्पर्म सेल से फर्टिलाइज कराया जाता है या फर्टिलाइज होता है वो, और फिर हैप्लॉइड सेल्स, दो हैप्लॉइड सेल्स जो कि स्पर्म सेल्स और एग सेल्स दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मिल करके जाइगोट बनाते हैं, बेबी शार्क, जो कि दोनों मिल करके जो बनाते हैं वो डिप्लॉइड बेबी शार्क होगा या फिर जाइगोट होगा। वहीं जो है पार्थेनोजेनेसिस में हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में जो एक सेल होता है वो oogenesis तो होता है, और oogenesis में क्या होता है कि पोलर बॉडीज को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं,
और फिर जो एग सेल है फाइनल ओटेड या ओवा, उसको उसके अंदर वो डिप्लॉयड सेल होता है, वो फिर आगे जो है हैप्लॉयड सेल बनता है, और फिर वापस वो कंबाइन होकर के डिप्लॉयड सेल बन जाता है, और फिर डिप्लॉयड सेल बन करके और पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बेबी शार्क बनाता है। तो आज के लिए इतना ही पार्थेनोजेनेसिस के इस वीडियो में। पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ज़्यादा अपडेट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप द फाइटिंग स्पिरिट अलाइव।